हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? अपना थर्मल एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र की। किसकी बात करेंगे? हीट ट्रांसफ़र। नाउ हीट ट्रांसफ़र, तो हीट ट्रांसफ़र मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र, कन्वर्जन नहीं, ट्रांसफ़र। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र कितने तरीके से हो सकता है? देयर आर 3 वेज जिससे आप एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला है कंडक्शन, second one is convection, and third is radiation। तो हमारे कोर्स में कंडक्शन है, रेडिएशन है, कन्वेक्शन का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो पहले अपन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन कंडक्शन की। कंडक्शन कैसे होता है? जैसे आपने अपनी बचपन में या फिर 6th या 7th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि एक रॉड है, उसमें ऐसे ऐसे तिल्लियाँ चिपका रखी है और यहाँ पर एक मोमबत्ती जला दी, और धीरे धीरे क्या होता है कि ये पहले ये तिल्ली गिरती है, फिर ये तिल्ली गिरती है, फिर ये ऐसे तिल्लियाँ गिरती जाती है। मतलब ये मोम से जो चिपकाई है वो मोम पिघलता रहता है, तिल्लियाँ गिरती जाती है। इसका मतलब क्या है कि हीट जो है वो इधर से इधर फ्लो करी है। अब हीट फ्लो करी है मतलब इधर इसका टेम्परेचर बढ़ा है, मतलब एनर्जी इधर से इधर आई है ना। अब एनर्जी इधर से इधर कैसे आई? तो देखो एक बात ध्यान रखना, टेम्परेचर जो है दिस इज फंक्शन ऑफ या फिर इंडिकेटर ऑफ इंटरनल एनर्जी। अभी हम जब केटीजी पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी कौन सी? कि अब जब ये कोई भी एक मेटल है, मेटल के अंदर एटम है, और एटम मैंने कहा था कि 0 केल्विन से अगर ऊपर टेम्परेचर होता है तो एटम क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो इनका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, वी मतलब ए ओमेगा, ए बढ़ता जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी? तो जब आप यहाँ पर इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तो ये अपने पास वाले को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा, उसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके हीट इधर से इधर फ्लो होती है। ठीक है, तो इस मेथड को कहते हैं कंडक्शन। जब एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह इस तरीके से हीट को इधर से उधर फ्लो करवाते हैं उसको कहते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन में मेन बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिक्वायर्ड मीडियम। मीडियम बहुत जरूरी है कंडक्शन के लिए, बिना मीडियम के नहीं हो सकता। ठीक है, मॉलिक्यूल होने चाहिए, टकराने चाहिए एक दूसरे से, कोलिजन होना चाहिए, तो मीडियम बहुत ज़रूरी है। और हीट या एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये बात भी सही है। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में एनर्जी फ्लो होता है कंडक्शन में। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या हो सकता है कंडक्शन में? चलो अभी के लिए इतना बहुत है कंडक्शन। दूसरी चीज आती है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में कैसे हीट फ्लो होता है? तो देखो, जैसे मान लो एक हॉट आयरन बार है, ये गर्म है, हॉट है। अब यहाँ पे एयर है,
एयर के मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आएंगे और इससे एनर्जी लेंगे, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा अगर एयर का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी की हमने बात की थी, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। टेम्परेचर बढ़ता है, डेंसिटी घटता है, और डेंसिटी जब घटेगा तो इन मॉलिक्यूल पे पॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और ये मॉलिक्यूल ऊपर उठेंगे। मॉलिक्यूल्स ऊपर उठेंगे, कितना पॉइंट फोर्स लगेगा? रो वी जी, दैट्स इट। नाउ ये मॉलिक्यूल जब ऊपर उठेंगे तो यहां वाले मॉलिक्यूल इधर आएंगे, ये यहां से एनर्जी लेके फिर ऊपर उठेंगे, फिर यहां से इधर आएंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे आते रहेंगे, ये ऐसे आते रहेंगे, ये ऐसे जाते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये चीज ठंडी हो जाएगी। अब यहां पर भी इंपॉर्टेंट बात अगर देखें तो क्या जरूरत है? मीडियम जरूरी है यहाँ पे भी। दूसरी चीज यहाँ पर क्या जरूरत है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसके बिना कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है। मीडियम है, सब कुछ है, लेकिन कन्वेक्शन नहीं होगा। कन्वेक्शन मतलब कन्वेक्शन में क्या होगा? कन्वेक्शन में आपका मीडियम ट्रैवल करेगा, मीडियम ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगा, लेकिन कंडक्शन में मीडियम ट्रैवल नहीं करेगा। क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर मीडियम ट्रेवल करवाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पॉइंट फोर्स, रो वी जी। अगर जी नहीं हुआ तो क्या मीडियम ट्रेवल करेगा? नहीं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वो है ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं हुई तो कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है? कन्वेक्शन भी दो प्रकार के हो सकते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल मतलब कोई चीज़ बड़ी बड़ी ठंडी होगी, फोर्स मतलब पंखा चलाया उससे ठंडा कर लिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने देख ली। तीसरी चीज़ आती है रेडिएशन, ये नोट कर लें आप। तीसरी चीज़ आती है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, एक्सेलरेट करता है, देन इट रेडिएट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करेगा तब वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और उस एनर्जी को क्या कहेंगे, मतलब किस फॉर्म में करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। तो ये है रेडिएशन। तो हमारे केस में रेडिएशन है और कंडक्शन है। तो ये मोटा मोटी आपको मैंने ब्रीफ दे दिया। अब हम आज कंडक्शन खत्म करेंगे और कल एक लेक्चर में आपको रेडिएशन का प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज पहले हम देख लेते हैं कंडक्शन। हाँ, रेडिएशन के लिए मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेडिएशन बिना मीडियम के भी हो सकता है, बिना ग्रेविटी के भी हो सकता है। और रेडिएशन में ऐसा कुछ नहीं है कि हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ही जाएगी। रेडिएशन मतलब एनर्जी रिलीज करना, वो एनर्जी रिलीज करता है, दैट्स इट। अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है तो अब आते हैं हम कंडक्शन पे।
अब कंडक्शन में ये बता दिया कि एनर्जी जो है या हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। अब कितनी फ्लो करती है, क्या रेट होगी उसकी, कितने जूल पर सेकंड से फ्लो कर रही है, जैसे पानी आ रहा है तो कितने वॉल्यूम मीटर क्यूब पर सेकंड से आ रहा है, वैसे एनर्जी को कितने जूल पर सेकंड से एनर्जी आ रही है, तो उसकी रेट वगैरह अब हम देखेंगे। तो कंडक्शन में अभी हम पढ़ेंगे फॉरियर्स लॉ। फॉरियर्स लॉ। अब छोटी छोटी चीजें अपन कवर करते जाते हैं, ध्यान से सुनना। कंडक्शन के लिए पहली बात मीडियम की जरूरत होती है, तो हमने एक मीडियम ले लिया, मतलब एक क्या ले ली, रॉड। क्या ले लिया हमने, एक रॉड। रॉड की लेंथ कितनी है, तो रॉड की लेंथ है L, और एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, तो ये है A। क्लियर है। अब रॉड आपने उठाई, कहां से उठाई, नॉर्मल एनवायरमेंट से, मतलब इसका टेम्परेचर होगा कोई 27 या 30 डिग्री। अब आप इस रॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं किसमें, कंडक्शन में। कंडक्शन मतलब हीट आपको ट्रांसफर करवानी है, कहां से कहां, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। अब इधर मैं रख देता हूं हाई टेम्परेचर। चलो भाई, यहां पर मैंने एक रिजर्वायर लगा दिया जिसका टेम्परेचर TH, और यहां पर मैंने एक दूसरा रिजर्वायर लगा दिया जिसका टेम्परेचर TL। ये कुछ नहीं, यहाँ से TH मतलब यहाँ एक बाल्टी लगा दी जिसमें पानी था TH का, और ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। इधर बाल्टी लगा दी जिसका टेम्परेचर, जिसमें पानी था, टेम्परेचर है TL, और ये कांस्टेंट। अब क्या होगा, सबसे पहले अब यहाँ पर दो स्टेट आएगी, सुनना ध्यान से। इनके लगाने के बाद अब एनर्जी इधर से इधर ट्रांसफर तो होगी, लेकिन दो स्टेट आएगी। वो स्टेट क्या है, बिफोर स्टेडी स्टेट एंड आफ्टर स्टेडी स्टेट। बिफोर स्टेडी स्टेट को आप ट्रांजिएंट स्टेट भी बोल सकते हैं, कई बार ट्रांजिएंट मतलब बीच की स्टेट। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है, आफ्टर स्टेडी स्टेट कह लो या फिर स्टेडी स्टेट कह लो, उसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब ये है कि ये रोड आपने ग्राउंड से उठाई जिसका टेम्परेचर 27-30 कुछ था, अब यहाँ पर लगा दिया, तो इस रोड के यहाँ वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनका टेम्परेचर फाइनली कितना हो जाएगा, इसके बराबर, TH के बराबर, जो एकदम जस्ट चिपके हुए इसके साथ, जो एकदम इस रिजर्वायर के पास में, उनका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, TH। और इसके TL के जो जस्ट एकदम पास है उनका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, TL। तो स्टेडी स्टेट में यहां का टेम्परेचर हो जाएगा, मैं यहां पर ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं इसी पे ग्राफ बनाऊं तो यहाँ का हो जाएगा TH, यहाँ वाले पार्टिकल्स का, और यहाँ वाले पार्टिकल्स का हो जाएगा TL, रहेगा कुछ कम ऐसे। तो स्टेडी स्टेट में इस तरह का वेरिएशन आएगा, लीनियर वेरिएशन। यहाँ का TH, यहाँ का TH से कम, यहाँ का TH से कम, यहाँ TH कम, यहाँ TL, वो भी लीनियरली डिक्रीज करेगा अलोंग द लाइन ऑफ हीट डायरेक्शन। टेम्परेचर कैसे डिक्रीज करेगा, लीनियरली, T। और बिफोर स्टेडी स्टेट में क्या होगा, अब देखो यहाँ का टेम्परेचर पहले एनवायरमेंट के बराबर था, रूम टेम्परेचर के बराबर था, उसके बाद TH हुआ, तो यहाँ के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ा या घटा, बढ़ा ना। तो इन मॉलिक्यूल्स ने खुद खुद कुछ एनर्जी खाई ना, इन मॉलिक्यूल्स ने भी खुद कुछ एनर्जी खाई ना। तो बिफोर स्टेडी स्टेट molecules consume energy,
ये खुद कुछ कुछ एनर्जी खा के अपना टेम्परेचर इस हिसाब से सेट कर लेते हैं। आफ्टर स्टेडी स्टेट मॉलिक्यूल्स प्योरली ट्रांसफर हीट। स्टेडी स्टेट आने के बाद वो प्योरली एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। लेकिन स्टेडी स्टेट से पहले वो खुद भी कुछ कुछ एनर्जी खाते हैं, ये भी एनर्जी खाएंगे, यहाँ वाले भी खाएंगे, यहाँ वाले भी खाएंगे, सारे मॉलिक्यूल एनर्जी खाएंगे और अपना टेम्परेचर इस हिसाब से क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर का वेरिएशन ऐसा होगा लीनियरली, ठीक है। तो हमारी जो कोशिश है वो आफ्टर स्टेडी स्टेट पढ़ने की है। अच्छा, एक चीज़ और, आफ्टर स्टेडी स्टेट टेम्परेचर तो सेट हो गया, अब यहाँ पर एयर के कारण भी कन्वेक्शन के कारण भी हीट लॉस हो सकता है, हमें वो भी नहीं करना, रेडिएशन के कारण भी हो सकता है, हमें वो भी नहीं करता। तो हम क्या कर रहे थे, इसके ऊपर इंसुलेटिंग, क्या कर देते हैं, इंसुलेशन, इसके ऊपर ऐसा मटेरियल इसके ऊपर रैप कर देते हैं जिससे हीट बाहर बिल्कुल भी लॉस ना, ठीक है। अच्छा, तो अब फॉरियर्स लॉ क्या कहता है, बहुत ही आसान सी भाषा में फॉरियर्स लॉ क्या कहता है। तो फॉरियर्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर इन एवरी स्टेट, बट हम उसको अप्लाई करेंगे अब आफ्टर स्टेडी स्टेट। तो थोड़ा सा फिर से डायग्राम बनाते हैं। तो जब स्टेडी स्टेट आ चुकी है, ये लेंथ L है, यहाँ वाले मॉलिक्यूल का टेम्परेचर हो चुका है आपका ये आपका टेम्परेचर, और इधर की डायरेक्शन को मैं x कह दूँ, T और x के बीच में, तो यहाँ का टेम्परेचर है TH और यहाँ का टेम्परेचर है TL, और ये आपकी वो रॉड है जिससे आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही है ऐसे। ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका वही A, यहाँ पर रिजर्वायर था TH का, और यहाँ रिजर्वायर है TL का, ऐसा हमने अभी बनाया था, थोड़ा रफ डायग्राम हो गया है खैर। तो Fourier says that rate of energy transfer from here to there is directly proportional to negative of temperature gradient. नेगेटिव ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट का, टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या मतलब है, स्लोप ऑफ, ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, dt by dx, ठीक है। दूसरी बात फॉरियर ने कही कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर मतलब dq बाई dt, देखो अब हीट को अब हम q से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे उसमें कैलोरीमीटर में भी किया था, q इज इक्वल टू ms डेल्टा t, ऐसा कुछ। तो dq बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका माइनस a dt बाई dx। ये देखो, ये अभी जो हम निकाल रहे हैं वो इन जनरल निकाल रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी कि ऐसी लाइन बने, बिफोर स्टेडी स्टेट तो ऐसी लाइन भी बन सकती है कि इसका टेम्परेचर यहाँ तक पहुँच गया लेकिन यहाँ वाले मॉलिक्यूल का टेम्परेचर यहाँ तक ना पहुँचा हो, क्योंकि अभी तक उन्होंने इतनी एनर्जी खाई नहीं है, ठीक है। जब खाना बंद करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, हो सकता है कि पहले कुछ ऐसी बनी हो। तो ये इन जनरल बात कर रहे हैं, है ना। dq by dt is minus a dt by dx, ओके। तो dq by dt इक्वल्स टू,
अब आप यहाँ पर लगा देते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज के, विच इज के। के क्या है यहाँ पर? के इज थर्मल कंडक्टिविटी। यूनिट क्या होगी के की? तो डी क्यू बाई डी टी, एनर्जी पर यूनिट टाइम, जूल या वॉट अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर, केल्विन मीटर, तो वॉट पर मीटर पर केल्विन, वॉट पर मीटर पर केल्विन, ये ध्यान रखना। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, जैसा फोरियर ने कहा कि रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। इन जनरल बात कर रहा है ये कि कोई एक, आप यहाँ पर एक एलिमेंट ले लें, ये देखो इन जनरल कैसी बात कर रहा है ये कि यहाँ पर आप एक एलिमेंट ले लें, ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर हो T और यहाँ का हो T प्लस डी टी। ये एलिमेंट आपने लिया x पे जाके dx लेंथ का, तो यहाँ से यहाँ कितनी हीट ट्रांसफर होगी dt टाइम में? तो कितनी ट्रांसफर होगी? dq, कितने टाइम में? dt टाइम में। और वो किसके बराबर होगी? तो वो होगी k, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a, और इनमें टेम्परेचर में चेंज कितना आया? dt अपॉन कितनी लेंथ में? dx। अब देखो यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हो रही है, मतलब ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर है, लेकिन हमारा कन्वेंशन ये कहता है कि x पे dx लिया है तो t से t प्लस dt ही लिखना पड़ेगा, इसलिए हम आगे क्या लगा देते हैं? माइनस। तो ये इन जनरल फॉर्मूला है, कोई भी एक सेक्शन के लिए आप इसे लगा सकते हैं, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। अब हम रॉड में आते हैं, स्पेशली जब स्टेडी स्टेट आ चुकी है, तो यहाँ तक आप नोट कर लें बहुत अच्छे से। अब रॉड में जब स्टेडी स्टेट आ चुकी है, जब स्टेडी स्टेट आ चुकी है तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर जगह सेम ही है। देखो एक ही लाइन है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो एक ही रहेगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट एक ही रहेगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब अगर ये ऐसा होता तो हर जगह टेम्परेचर ग्रेडियंट अलग अलग रहता, लेकिन एक ही लाइन है तो कहीं भी आप टेंजेंट खींच तो सेम ही रहेगा, नहीं रहेगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना है? तो इस लाइन का स्लोप पहली बात तो नेगेटिव है, तो माइनस कितना है? ये लेंथ कितनी हो गई? टी एच माइनस टी एल अपॉन एल, वही तो होगा टेन थीटा, तो माइनस टी एच माइनस टी एल अपॉन एल, माइनस माइनस प्लस, तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू के ए टी एच माइनस टी एल अपॉन एल, ठीक है। और इसको कई बार क्या, इस रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को बोल देते हैं एच, मतलब हीट करंट। हीट करंट मतलब जैसे करंट में आपका चार्ज फ्लो होता है, वैसे हीट करंट में हीट फ्लो होती है, तो उसकी रेट डी क्यू बाई डी टी इज के ए टी एच माइनस टी एल अपॉन एल, ठीक है। तो ये आप यहाँ तक आराम से नोट कर लें, आराम से। आई होप आपको कंडक्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। एक दो बार और देखें इसी वीडियो को, वापस रिवाइंड कर करके, और अच्छे से समझ में आएगा। K इज थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अब हमारे पास
एक हीट करंट का अच्छा सा फॉर्मूला आ गया है, H यानी हीट करंट यानी dQ/dt इक्वल्स टू KA, TH माइनस TL को लिख दूं मैं डेल्टा T, T हायर माइनस T लोअर, ये ध्यान रखना क्योंकि हीट हायर से लोअर ही फ्लो करेगी, डेल्टा T/L। H इक्वल टू डेल्टा T अपॉन L, और KA को भी नीचे ले आओ, L अपॉन KA। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, H हमने क्या कहा, हीट करंट, H क्या है, हीट करंट। अब देखो H हीट करंट इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन L अपॉन के। देखो लेंथ कांस्टेंट है, K थर्मल कंडक्टिविटी एक कांस्टेंट है, एरिया एक कांस्टेंट है, तो इस पूरे को क्या मैं एक कांस्टेंट बोल सकता हूँ, तो इसमें इसको मैंने बोल दिया R, वेयर R इक्वल्स टू L अपॉन के ए, H इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R। अच्छा, R ज़्यादा होगा तो हीट करंट कम होगा, R कम होगा तो हीट करंट ज़्यादा होगा, तो R को मैं कह देता हूँ यहाँ पर रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो जो करंट होती है I, आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, वो होती है डेल्टा V/R। तो हीट करंट को मैंने उसके रेप्लिका बनाने के लिए डेल्टा T/R कर दिया। यहाँ पर R जो है ये है आपका रेजिस्टेंस, सिंपली रेजिस्टेंस कहते हो आप, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। डेल्टा V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट। यहाँ पर R इज थर्मल रेजिस्टेंस, डेल्टा T इज टेम्परेचर डिफरेंस, और H इज हीट करंट। तो दोनों एक ही चीज है कि नहीं है। करंट भी आपको पता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है, ऐसे हीट करंट भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है। तो ये इन दोनों की स्टडी लगभग सेम ही है, बहुत सी चीज़ों में ये सेम ही चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस प्रोसेस या फिर इस तरह की डिपिक्शन इसका मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अब सिंपली H हीट करंट इज डेल्टा T अपॉन R, वेयर R इक्वल्स टू L अपॉन के ए। L इज लेंथ, K इज थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मास पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। लिख लेना ये सब। K किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, और डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे सब डिपेंड होता है भाई, लगभग चीजें करती है टेम्परेचर पे डिपेंड। L अपॉन के। अब यहां पर L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब जिससे हमने करंट हीट करंट फ्लो करवाया उसको कह रहे हैं हम कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर किधर, अलोंग द हीट करंट, जिधर हीट करंट फ्लो हो रही है उधर की लेंथ लेनी है। ऐसे तो रेडियस भी एक लेंथ है। ए, एरिया ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलर टू हीट करंट, जो हीट करंट है उसके परपेंडिकुलर लेना एरिया।
रेजिस्टेंस L अपॉन के ए। कौन सा रेजिस्टेंस है ये? थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन के ए। याद होगा आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रो L अपॉन ए। यहां पर L अपॉन ए तो वही है, रो की जगह क्या आ गया? 1/k। ठीक है, तो ये आप नोट कर ले। अब जैसे मैं बोलूं कि भाई एक बॉक्स है, ये लेंथ है उसकी ए, ये बी, ये है सी, और थर्मल कंडक्टिविटी के है, तो इसका मुझे रेजिस्टेंस बताओ। इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो फिर यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, हीट किधर से किधर फ्लो हो रही है। सपोज करो हीट इधर से ऐसे फ्लो हो रही है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? L अपॉन के ए। एल कौन सी लेंथ होगी? अलोंग द हीट डायरेक्शन। हीट इधर फ्लो हो रही थी, इधर कौन सी डायरेक्शन है? ए अपॉन के अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो भी हीट डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा एरिया है? ये। तो ये एरिया कितना है? BC। अगर हीट ऐसे फ्लो होती तो लेंथ हो जाती है आपकी B अपॉन के परपेंडिकुलर एरिया AC। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से देख ले इसको। और इस फॉर्मूले पे आ जाए मोटा मोटी, H इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R। R इज थर्मल रेजिस्टेंस, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है? L अपॉन के ए। क्लियर है? चल, अब जैसे हम इस फॉर्मूले को जानते हैं, I इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R। यहाँ पर R आपका रेजिस्टेंस होता है, और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं। किस में है? सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पता है आपको? R1 और R2, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना होता है? R1 प्लस R2। करंट इनमें कितनी फ्लो होती है? I। कैसे पता चलता है कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में है? कि उनमें करंट सेम रहती है। इन सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज में क्या रहता है? करंट सेम रहती है। ऐसे ही जब दो रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हुए होते हैं, R1 और R2, तो ये कैसे हो गए? पैरेलल। ये आप नोट कर ले भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसमें R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। और कैसे पता चलेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सेम। भाई अगर दोनों के अक्रॉस बैटरी लगी है V वोल्ट की, तो यहाँ का जीरो पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का जीरो, यहाँ का भी V, तो सेम ही रहा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। ये सारी जो डिपिक्शन है वो है आपका करंट वाला सेक्शन। अब इसी को हम यूज करते हैं हीट में। तो हीट करंट क्या होती है? डेल्टा T बाय R। R क्या है? रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? थर्मल रेजिस्टेंस। किसका है? रॉड्स का। तो अगर जैसे ऐसे दो रॉड्स जुड़ी हुई हो, अलग अलग रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर, यहाँ पर लोअर टेम्परेचर।
इसका K1 है, इसका K2 है, दोनों के एरिया सपोज मान लो सेम है, या A1 A2 ले लो। अब बताओ कैसे कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं दोनों रेजिस्टेंस। तो सीरीज में है, क्योंकि जितनी हीट इसमें फ्लो करेगी उतनी हीट इसमें फ्लो करेगी। कौन सी कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। और सीरीज में यहाँ पे भी सेम ही चीज रहती है कि R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब R1 कितना होगा? तो L1 अपॉन K1 A1। R2 कितना होगा? L2 अपॉन K2 A2। ये आ गया R इक्वलेंट। ऐसे ही पैरेलल में सेम चीज। पैरेलल में कैसे होगा? तो ये हाई टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर, यहाँ पर एक रॉड ऐसे जुड़ी हुई है, यहाँ पर एक रॉड ऐसे जुड़ी हुई है, लेंथ दोनों की सेम है। लो, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो R इक्वलेंट क्या होगा? 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और ऐसे आप R इक्वलेंट निकाल के फिर से लगा सकते हैं कि H इज इक्वल टू डेल्टा T बाय R इक्वलेंट, कितनी हीट ट्रांसफर होगी। क्लियर है? नोट कर लें। ठीक है। अच्छा, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में है। कि अगर ये L लेंथ है, अंदर की रेडियस R1 है, बाहर की रेडियस R2 है, यहां मटेरियल है पूरा, ये कैविटी है अंदर। मतलब इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। यहां पर पूरा मटेरियल है, ये बीच में जो है वो खाली है, बीच वाला। अब इधर से हम हीट ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना है? तो रेजिस्टेंस क्या होता है? L अपॉन के। L तो L है ही, क्या हीट इधर से इधर फ्लो यहाँ हो रही है, लेंथ L है, हाँ है। के है ही। एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है यहाँ पर? ये है एरिया,
पाई R2² माइनस R1²। तो ये रहेगा रेजिस्टेंस इसका, ठीक है। पाई R2² माइनस R1²। अब ये तो हुई इधर से इधर की फ्लो की बात। मान लो कि हम इसको ऐसे खड़ा कर दें, इसके अंदर गर्म पानी भर दें, बाहर इसके बर्फ लगा दें, तो हीट कैसे फ्लो होगा? इधर से इधर। तब मुझे बताना कि रेजिस्टेंस कितना होगा। जब हीट ऐसे फ्लो होएगा तब रेजिस्टेंस कितना होगा? चलो मैं इसको करके बताता हूँ, आप आराम से समझना। तो इधर से इधर फ्लो होगा तो L अपॉन K और परपेंडिकुलर एरिया पाई R2² माइनस R1²। अब अगर हीट अंदर से बाहर की फ्लो, अंदर से बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है रेडियली आउटवर्ड्स, if heat is flowing radially outwards then what will we do? ओके, फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। अब मुझे दोनों पेन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको भी नरिश कर लेता हूँ। चलो फिर से अपन डायग्राम बनाते हैं अंदर से बाहर की तरफ। एक तो छोटा बोर्ड है, तो अंदर की रेडियस है R1 और बाहर की रेडियस है R2। ये ध्यान रखना, अंदर की R1 है, बाहर की R2। लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, और हीट अब कैसे ट्रांसफर हो रही है? अंदर से बाहर। अब बताओ थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? L अपॉन के ए। अब हीट ऐसे ट्रांसफर हो रही है रेडियली। अगर मैं इसका ऊपर से डायग्राम देखूंगा तो वो ऐसा बनेगा। अब हीट, अंदर का टेम्परेचर हायर है, बाहर का कम है, हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है? यूं, रेडियली। अब बताओ L तो हमने कहा था कि वो लेंथ है जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हीट करंट। तो हीट तो ऐसे फ्लो हो रही है, कौन सी लेंथ लें? ये वाली, ये लेंथ लें R2 माइनस R1। चलो करते हैं भाई शुरू। लेंथ हो गया R2 माइनस R1 अपॉन के अपॉन एरिया। एरिया कौन सा लें?
सोचो सोचो, एरिया तो परपेंडिकुलर रहता है हीट के, तो हीट के परपेंडिकुलर एरिया तो ये है, ये कितना है πr1²। लेकिन यहाँ का एरिया भी हीट के परपेंडिकुलर है πr समथिंग²। जैसे जैसे आप बाहर जाते जाओगे ये एरिया बढ़ता जाएगा, πr2² हो जाएगा। अब क्या करें, जैसे जैसे आप रेडियली जाएंगे एरिया बढ़ता जाएगा। अब क्या करें, तो अब हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का। किसका करेंगे, इंटीग्रेशन का। चलो दोनों तरफ से मैं एलिमेंट लेके बताऊंगा आपको, ऊपर से और साइड से। तो मैं क्या करता हूं कि यहां से आर पे जाता हूं, यहां से आर, यहां से ले लो आर। उसके बाद यहां से आप आगे बढ़ो डी आर, कितना डी आर, देखो इधर से देखेंगे तो कितना होगा ये आर, और फिर इससे आगे डी आर। तो ये एक एलिमेंट लो, एक तो लो आर का और एक आर से आगे डी आर। अब ये क्यों लिया, क्योंकि डी आर क्या है, डी आर बहुत छोटा है। हीट अब कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे। तो लेंथ तो हो गई डी आर अलोंग द हीट ट्रांसमिशन। एरिया अब आर से डी आर में ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, एरिया लगभग क्या है कांस्टेंट। तो मैं वही ले लूँगा एरिया जो आर पे है, स्मॉल आर पे। तो ऐसा सही है, कुछ एलिमेंट बनेगा। अब यहाँ पे बोर्ड छोटा पड़ गया मेरे, नहीं बन रहा, सॉरी। क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा ऐसा, आर पे डी आर में एक पतला सा सिलेंडर बनेगा ये वाला। इस सिलेंडर का मैं निकाल लेता हूँ रेजिस्टेंस। इस सिलेंडर का छोटा सा रेजिस्टेंस डी आर इक्वल्स टू लेंथ अलोंग द हीट ट्रांसमिशन। तो ये लेंथ अलोंग हीट ट्रांसमिशन डी स्मॉल आर पे डी आर लिया तो डी आर अपॉन के एरिया। एरिया कितना है इस सिलेंडर का, हीट इसके परपेंडिकुलर पास हो रही है, तो इस सिलेंडर का एरिया कितना है, इस सिलेंडर का एरिया, इस सिलेंडर की रेडियस आर, तो पेरीमीटर होगी 2πr और लेंथ कितनी है एल। इस सिलेंडर को खोलोगे ना यूं तो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा ना ऐसा, लेंथ 2πr और ये एल। सोच के देखो, सिलेंडर से हीट आउटसाइड बाहर ही जा रही है, सिलेंडर अंदर तक है, पूरे में से जा रही है, यहां से भी जा रही है ऐसे। तो ये आ गया आपके पास इस छोटे से सिलेंडर का रेजिस्टेंस। अब ऐसे ऐसे आप सिलेंडर जोड़ते जाओ, उसके बाद ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब सब सिलेंडर का रेजिस्टेंस आप ऐड कर दो, तो इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। सबको ऐड कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन करके, तो इंटीग्रेट कर लो इसको। आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, R1 से R2, तो 1/2πkl, ये तो बाहर आ जाएगा, 1/r का इंटीग्रेशन ln r, और ln लिमिट रख देंगे R2/R1, तो ये आ जाएगा R इक्वलेंट। तो ये आपको याद रखना है भाई, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कोई। तो इस तरीके से इसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन इसमें कुछ नहीं है। समझ गए, अच्छा एक बार खुद से ट्राई करना है इसको, एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप रेडियली बाहर जाएंगे एरिया चेंज होता जाएगा, इसलिए हम एलिमेंट लेके एरिया को कांस्टेंट कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन करना आप, एक स्फीयर है, क्या है स्फीयर,
सिलेंडर नहीं, स्फीयर है ये पूरा। इस स्फीयर के अंदर की रेडियस है r1, बाहर की रेडियस है r2। यहाँ पर मटेरियल है, अंदर इसके कैविटी है, अंदर का टेम्परेचर TH, बाहर का TL। हीट ऐसे अंदर से बाहर आ रही है। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी K है, तो इसका R इक्विवेलेंट बताएंगे आप मुझे। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन, फ्रस्ट्रम है। फ्रस्ट्रम में क्या होता है? ये ऐसा है, यहाँ का रेडियस r1 है, यहाँ का रेडियस r2 है, ये लेंथ l है, और हीट ऐसे फ्लो हो रही है। थर्मल कंडक्टिविटी K है, इसका रेजिस्टेंस बताना है आपको मेरे को। ओके, तो ये दोनों आप क्वेश्चन मुझे करके बताएंगे। और आज के लिए इतना काफ़ी है। कंडक्शन मोटा मोटी ख़त्म हो चुका है, बस अब कुछ क्वेश्चन करने हैं इस पर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।